सब स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में नैम के बारे में बात करा था। नैम का फाउंडेशन कैसे हुआ और ये बाइपोलरिटी को कैसे चैलेंज करता था, और ये भी हमने देखा था कि इंडिया ने कोल्ड वार के टाइम में कैसे रिस्पॉन्स किया, यानी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कोल्ड वार के टाइम में क्या थी। कहने का मतलब यूएसए और यूएसएसआर के तरफ क्या थी, उसको हमने डिटेल में डिस्कस करा था। इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ और इंडिया की पॉलिसी का क्या क्रिटिक्स हुआ। हाँ, इसमें हम दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगेन आपसे हम कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, उनको आप बार बार उन्हीं को लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसी के थ्रू हम चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे। ओके, दोनों क्वेश्चन क्या हैं एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये हैं 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। एक बार मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। ये क्या है? NAM was considered to third option to third world nation country. How did this option benefit their growth during the peak of the Cold War? कहने का मतलब जो NAM था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी, हमने बताया था फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्री। फर्स्ट वर्ल्ड में यूएसए, सेकेंड वर्ल्ड में यूएसएसआर और उसके अलाई, और थर्ड वर्ल्ड में ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी। हमने बताया था नैम की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी। क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी? यहाँ पे पावर्टी थी, गरीबी थी, हाँ, हंगर था, भुखमरी थी, इलेक्ट्रेसी थी, अशिक्षा थी, डिजीजेस थे, और ये लिस्ट डेवलप थे। तो इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना था। तो ये नैम, और हमने ये भी डिस्कस करा था, इन्होंने दोनों अलायंसेस को क्यों ज्वाइन नहीं किया। ना तो अमेरिकन, ना कहने का मतलब ना तो अमेरिकन अलायंसेस को ज्वाइन किया, ना तो यूएसएसआर के लेड अलायंस को ज्वाइन किया। तो सब हम पीछे के लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप एक बार पूरा देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कोल्ड वार तो आज ख़त्म हो गया है, क्या नैम आज इरेलीवेंट हो गया? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारी अप्रोच ये क्या होगी, जो आंसर होगा उसको हम टिक करके पढ़ते हुए जाएंगे और उसको आपको समझाते हुए भी जाएंगे। तो आते हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इस चैप्टर में हम आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। अगर बचेगा तो इसके पे एक वीडियो और बनाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका कुछ भी रह जा रहा है तो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी अगर कुछ टॉपिक छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसकी अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन जितना मैंने कराया उतना सफिशिएंट है कि एवरी मार्क्स काउंट। कुछ कुछ जैसे बहुत सारे बच्चे जो ट्रीटीज़ है, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़, उसको नहीं पढ़ते, तो वहाँ से भी तो 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ ही जाता है। कभी कभी उसमें फुल फॉर्म पूछ लेगा, एनपीटी क्या है, एलटीबीटी क्या है, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट 1 क्या है, सॉल्ट 2 क्या है, स्टार्ट 1 स्टार्ट 2, इन पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो अभी हमने शुरू में देखा उन पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, आपको रिकॉल कर दें फिर से। नैम वॉज कंसिडर्ड अ थर्ड ऑप्शन बाई थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हाउ डिड दिस ऑप्शन बेनिफिट देयर ग्रोथ ड्यूरिंग द पीक ऑफ द कोल्ड वार? तो कोल्ड वार के नैम नैम किसके लिए, जो थर्ड ऑप्शन था थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए। हमने मैप में पीछे के लेक्चर में बताया भी दिया था, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कौन सी है, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ठीक है, और इस लेक्चर में भी मैंने अभी बताया। तो जो थर्ड ऑप्शन था इन्होंने कैसे बेनिफिट किया, तो मैं पढ़ता जाता हूँ और उसके साथ साथ समझाता भी जाऊँगा। इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो देखो,
द नॉन अलाइंड country were more than a merely mediator during the Cold War. The challenge for the most of the non-allied country, a majority of them is categorized in least developed country and least developed country, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LDCs कहते हैं. क्या कहते हैं? LDCs. was a more was to be more developed and economically to live their people out of the poverty. हमने बताया था कि ये जो नॉन एलाइड थे, ये मेयरली इनका काम मीडिएशन का नहीं था. मीडिएशन तो था ही जब दोनों पावर लड़ रही थी. हमने बोला था कि इन्होंने ना तो पैसिव रोल अपनाया है, ना ही न्यूट्रल रहे. इन्होंने मीडिएशन का काम किया. जब दो सुपर पावर टकराएं तो कहीं पे इनके बीच में जो वार है कहीं फुल स्केल वार ना हो जाए, तो इसलिए मीडिएशन का. इसके अपार्ट हमने बताया था इनके यहाँ पे पॉवर्टी, हंगर, ये भी चीज़ें थी. तो ये लिस्ट डेवलप कंट्री थी, तो इनको डेवलपमेंट भी करना था और अपनी सिटीजन्स को पॉवर्टी इन सब से बाहर निकालना था. तो जब तक देखो क्या है, जब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक तो आज़ादी इनके लिए, जो अभी आज़ाद हुए थे वो आज़ादी इनके काम की नहीं थी. तो इनको डेवलपमेंट भी करना था. ठीक है. द इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज. जो न्यू कंट्री थे उनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट था. एंड अ कंट्री कुड नॉट truly free it remain dependent on the richer country including the colonial power from which the political freedom has been achieved. कहने का मतलब है जो लीस्ट डेवलप कंट्री थे, ये जब तक अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर लेंगे तब तक ये किसी न किसी बड़े कंट्री पे ये डिपेंडेंसी इनकी बनी ही रहेगी. जब इनकी डिपेंडेंसी बनी रहेगी तो ये ट्रूली फ्री कैसे हुए? अभी ब्रिटेन के ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटेन की कॉलोनी थे और किसी किसी कंट्री के, कोई फ्रांस की. तो जो आज़ाद हुए थे, अभी फ्री हुए थे, तो इनकी फ्रीडम का असली मतलब क्या है? जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स को पॉवर्टी, गरीबी से बाहर निकाल सकते थे. तो इस आइडिया को लेकर के इन्होंने एक और आवाज़ उठाई जिसको नियो कहा गया. तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज़ नियो. तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे है न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर. इसका यहाँ से यहाँ ये आंसर है, मैं टिक कर दे रहा हूँ, आपको एक साथ समझा भी दे रहा हूँ. ठीक है. इसका ये आंसर, फिर यहाँ तक इश्यू तक. तो ठीक है, तो डिस्कस करते हैं. हाँ, द आइडिया ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसको क्या बोलते थे? नियो. इसका 1 मार्क्स का आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है. नियो क्या था? द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर originated with the रियलाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द ट्रेड एंड डेवलपमेंट. इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकता है. इसको अंकटाड कहते हैं. क्या कहते हैं? अंकटाड. द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड ब्रॉट आउट ऑफ द रिपोर्ट इन टाइटल. इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की 1972 टुवर्ड द न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट. क्या थी? न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट. द रिपोर्ट प्रपोज टू रिफॉर्म ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम एज टू. इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स की करी. ये 3 है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, समझा भी दे रहा हूँ आपको. गिव द लिस्ट डेवलप कंट्री को उनके जो रिसोर्सेज थे उन पे कंट्रोल दिया जाए, जो अभी तक क्या है वेस्टर्न कंट्रीज यूज करते थे. और दूसरा क्या है, जो वेस्टर्न मार्केट है, obtain access to western market so that the least developed country could sell their product and therefore make trade more beneficial for the poorer country. और ये जो ये बोला गया कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं, जो रिच कंट्री हैं, इनके लिए अपने मार्केट को ओपन करें. क्या करें? मार्केट को ओपन करें, जिससे ये अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे बेच पाएँ जो इनके लिए बेनिफिशियल है. और
रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। और जो वेस्टर्न कंट्री से अगर ये टेक्नोलॉजी कुछ लेते हैं तो उसकी कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जाए। नेक्स्ट क्या था, प्रोवाइडेड एलडीसीज लिस्ट डेवलप कंट्री विथ अ ग्रेटर रोल इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जैसे आईएमएफ हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गए। तो जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन थे, इनकी ये जो लिस्ट डेवलप कंट्री थी उनकी ग्रेटर से हो। और ग्रेजुअली द नेचर ऑफ नॉन अलाइनमेंट चेंज टू गिव ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू इकोनॉमिक इशू। धीरे धीरे क्या करा है, ये ज़्यादा इकोनॉमिक इशूज़ पे ध्यान देने लगे और had issues had not been very important by the 1970s। तो कहने का मतलब ग्रेजुअली द नेचर ऑफ अ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चेंज, धीरे धीरे चेंज हो गया, ग्रेटर इंपॉर्टेंट टू इकोनॉमिक इशू। जब 1961 पे जब पहली द फर्स्ट समिट बेलग्रेड में हुई थी तो इकोनॉमिक इशू नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट मिड ऑफ द 1970 दे हैड बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज। कहने का मतलब इनकी जब फर्स्ट समिट हुई थी बेलग्रेड में तब इकोनॉमिक इशू उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन बाद में जो 1970 आते थे इकोनॉमिक इशू अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। इकोनॉमिक इशू अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट हो गया था, हमने बता दिया था कि कोई कंट्री तब तक फ्री नहीं रह सकता जब तक कि वो डिपेंडेंट ना हो, ट्रूली फ्री ना हो। नहीं तो अगर ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो ये बड़े बड़े जो बिग नेशन थे, बिग कंट्री थे, उन पर डिपेंडेंसी बनी रहती थी। अगर बड़ी कंट्री पैसे देंगे, कुछ असिस्टेंट देंगे तो उसके बदले में इनको या तो प्रेशर होगा कि आप इनके अलायंसेस को ज्वाइन करो, तो ये अपनी फ्रीडम खो सकती थी, इसलिए इन्होंने इस तरीके से बात करी। अब हम फाइनल और क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहे हैं। क्या अब तो कोल्ड वार ख़त्म हो गया, कोल्ड वार ख़त्म हो गया, तो क्या कहने का मतलब है कि आज नैम इरेलेवेंस हो गया है, ना नैम का कोई रेलेवेंस नहीं रह गया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे थे उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो इसका आंसर यहाँ से है कि देखो ठीक है, कोल्ड वार ख़त्म हो गया, एक यूएसएसआर डिसएंट्रीगेट हो गया, अमेरिका अकेली सुपर पावर बची थी कोल्ड वार के बाद। तो कहने का मतलब कोल्ड वार ख़त्म हो गया तो इसका मतलब नैम भी ख़त्म हो, नाम की कोई प्रासंगिकता नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करना चाहते हैं कि देखो क्या है कि इसमें क्या है, नॉन अलाइनमेंट, यहाँ से इसका आंसर है, पढ़ता भी जाता हूँ समझाता भी जाता हूँ। नॉन अलाइनमेंट हैज़ अ स्ट्रेटजी इवॉल्व इन द कोल्ड वार कॉन्टेक्स्ट, द disintegration of the USSR in the Cold War in 1991. Non-alignment both has an international movement and a core of the India's foreign policy. इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में कोर वैल्यू है इसकी। उसके बाद भी foreign policy lost some of its earlier relevance and effectiveness. However, non-alignment contains some value and enduring ideas. ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है अभी भी, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ और इंड्यूरिंग आइडियाज़ हैं। क्या हैं? वैल्यूज़ एंड इंड्यूरिंग आइडियाज़ दैट वाज बेस्ड ऑन द recognition that decolonized states share the historical affiliation, become powerful and force they come together. इनकी कुछ कोर वैल्यूज़ हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, जैसे हंगर हो गई, पावर्टी हो गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गए, ऐसे इशू आज भी रिलेवेंस है। उससे अपार्ट फ्रॉम दैट कि ये जो पुअर कंट्री हैं, छोटे कंट्री हैं, वो किसी के पछलग्गू नहीं बनने की ज़रूरत है। पछलग्गू का मतलब फॉलोअर बनने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर सकते हैं। एंड इट वुड आल्सो रिजॉल्व देयर डेमोक्रेटिक एंड इंटरनेशनल सिस्टम। उसके बाद ये लाइन पढ़ दे रहा हूँ मैं। इट मीन्स दैट द पुअर एंड ऑफन वेरी स्मॉल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड नीड नॉट टू बिकम follower of any big powers, that they could pursue an independent foreign policy. It was also based on the resolved democratic and democratize of the international system and thinking about the alternative world
ऑर्डर टू रिड्रेस एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की भी बात करते हैं। एंड दीज कोर आइडियाज रिमेन रिलेवेंट इवन आफ्टर द कोल्ड वार एंडेड। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोल्ड वार ख़त्म हो गया, इसका आंसर यहाँ से यहाँ बनेगा। इसका पीछे हमने शुरू में दिखाई दिया था कि आपसे कहा जा सकता है कि कोल्ड वार तो ख़त्म हो गया, क्या है इसका रेलेवेंस ख़त्म हो गया। तो आप ये 2-3 इसके वर्ड, जब आप प्रैक्टिस करना है तो पूरी चीज़ें नहीं लिखनी, आपको इसके कुछ कुछ वर्ड निकाल लेने हैं। जैसे हमने ये वर्ड आपको बता दिए हैं यहाँ पे, ये हैं, कहाँ पे हैं इस लाइन में, हाँ, कोर वैल्यू इंड्यूरिंग आइडियाज़। और ये है कि जो पुअर और स्मॉलर इस नेशन है, पुअर और स्मॉलर कंट्री हैं, वो बड़े कंट्री के पीछे नहीं, उनको फॉलोअर बनने की बजाय वो अपनी फ्री इंडिपेंडेंट पॉलिसी को परसू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।